हेलो एंड वेलकम बैक। तो आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के क्लास से हम लिटरेचर स्टार्ट करेंगे और लिटरेचर अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब हम कह सकते हैं इट्स एन ओशन। लेकिन हमें देखिए, हमें पढ़ना कहाँ से और पढ़ना कैसे है। सबसे पहला प्रश्न आता है कि हम लिटरेचर पढ़े कैसे, क्योंकि जानने के लिए और सीखने के लिए, जिंदगी भर जानने के लिए और सीखने के लिए बहुत कुछ होते हैं और लिटरेचर में आप जितना सीखो उतना ही कम है। मतलब आप अगर 5 साल भी अगर इसके पीछे टाइम दोगे ना तो भी आप पूरा लिटरेचर कंप्लीट नहीं कर पाओगे। लेकिन हमारे एग्जाम्स में उतने टाइम मिलते नहीं हैं। तो हम कैसे पढ़े, अपने एग्जाम के लिए बेस्ट तैयारी क्या होंगे, लिटरेचर को कैसे स्टार्ट किया जाए ताकि हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, तो हम उसी तरीके से चलेंगे। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बेसिक से स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं है कि एडवांस लेवल पे जब हम जाएंगे तो पूरा थ्योरी मैं आप लोगों को पढ़ाने लगूंगा। हम थ्योरीज उतना नहीं पढ़ने वाले। हम सभी चीज़ों का अगर कंसेप्ट की बात करें तो थोड़ा सा हम समरी जान लेंगे और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स है उन पे हम काम करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का सबसे पहले हम टाइमलाइन जानेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास अगर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का टाइमलाइन का बैकग्राउंड होगा तो आगे चल करके लिटरेचर को समझने में हमारे लिए बहुत आसान होंगे। फिर लिटरेचर को हम सही तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से समझ पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि लिटरेचर का इंग्लिश लिटरेचर का पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है, कौन कौन से पीरियड है, कंप्लीट हम टाइमलाइन जानने वाले। और इसको जानने से सबसे बड़ा आपका बेनिफिट होगा कि आपका जो बैकग्राउंड नॉलेज है वो आपका सही हो जाएगा। और एक बार जब हमारा बैकग्राउंड नॉलेज अगर सही हो जाता है ना, तो आने वाले क्लासेस में जो चीज़ें हम पढ़ेंगे वो चीज़ें हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और हम रिलेट कर पाएंगे कि हाँ, ये ऑथर किस एज से रिलेटेड है, ये पर्टिकुलर बुक्स ये पर्टिकुलर वर्क्स किनके द्वारा लिखे गए हैं, या फिर पर्टिकुलर एज में या किसी पर्टिकुलर पीरियड में क्या क्या चीज़ें थी, कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ें ज़्यादा डोमिनेंट थी। तो ये सारे चीज़ों को हम जान पाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और जहां तक हम इंग्लिश लिटरेचर की बात करें, इसके पीरियड की बात करें, तो स्टार्ट कहां से होता है। और एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आपका पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं इन सभी पीरियड का एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को दूंगा और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें यहां से जुड़ा हुआ चीज रहेगा सब कुछ मैं बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन हाँ, सबसे पहले हम यहां पर टाइमलाइन को समझने वाले हैं। और जब हम आगे पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को, जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम पीरियड वाइज चीज़ों को कंप्लीट करते चलेंगे और पीरियड वाइज जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगे, जो एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें रहेंगे, हम उसको कंप्लीट करते चलेंगे। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें कि इंग्लिश लिटरेचर का शुरुआत कहाँ से होता है, तो इसका जो बेसिक बिगिनिंग है ये आपका हो जाता है जिसको हम ओल्ड इंग्लिश या फिर द एंग्लो सैक्सन पीरियड कहते हैं, जो कि आपका 450 एडी से स्टार्ट होता है। ठीक है, 450 एडी से स्टार्ट होता है। तो एक्चुअल में इंग्लिश लिटरेचर का स्टार्ट कब से माना जाता है, तो 450 एडी से माना जाता है। 450 एडी से माना जाता है। बात समझ में आ रही है। यहां से लिटरेचर का बेसिक बिगिनिंग शुरू हो जाता है। लेकिन अब आपको लगेगा कि क्या मतलब अचानक से 450 एडी में इंग्लिश लिटरेचर स्टार्ट हो गया। क्या इसकी पहले और भी कुछ चीजें नहीं थी, क्या इसकी पहले कुछ और चीजें नहीं चल रही थी। तो देखो, कोई भी चीज अचानक से नहीं होता है, उसके पीछे क्या होता है, बहुत सारी चीजें चल रही होती है और कहीं ना कहीं बहुत सारी घटनाएं हो रही होती है और वो जाकर के एक नए युग का जन्म देती है। तो इसके पहले भी जब हम पढ़ते हैं तो उसे हम बोलते हैं एंशिएंट लिटरेचर बोलते हैं। और एंशिएंट लिटरेचर में आपका ग्रीक लिटरेचर और रोमन लिटरेचर बहुत ही फेमस थे। तो एंशिएंट लिटरेचर या रोमन लिटरेचर को हम एक्चुअल में इंग्लिश लिटरेचर हम नहीं कह सकते, ठीक है। लेकिन आगे चल करके एंशिएंट लिटरेचर का, या फिर हम कह सकते हैं ग्रीक लिटरेचर या रोमन लिटरेचर का एक बहुत बड़ा रोल रहा है आपके इंग्लिश लिटरेचर में। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। हालांकि एंशिएंट लिटरेचर भी बहुत वास्ट है,
लेकिन एंशिएंट लिटरेचर में जो हमारे फेमस फिगर्स हैं, जो फेमस फिगर्स है, फेमस ऑथर्स है, फिलोसोफर्स है, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जब हम लोग पीरियड वाइज क्वेश्चंस करेंगे ना, एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे, तो एमसीक्यू में ही हम इससे पहले का जो 450 एडी का जहां से अपना इंग्लिश लिटरेचर स्टार्ट होता है, इसके पहले के जो लिटरेचर थे, ठीक है, जो कि एंशिएंट लिटरेचर है, तो एंशिएंट लिटरेचर या फिर रोमन या ग्रीक लिटरेचर से जो इंपॉर्टेंट चीजें जहां से क्वेश्चंस पूछते हैं, वे सारे चीजों को मैं एमसीक्यू में आपको करवा दूंगा, ठीक है। हाँ, तो हम लोग एक्चुअल में यहां पर इंग्लिश लिटरेचर के अगर टाइमलाइन की बात करें तो इसका हम स्टार्ट कहां से जानेंगे, 450 एडी से। अब देखो एडी का मतलब क्या होता है, हालांकि अब इसमें अब आप लोग इतना तो जानकार हो गए कि आपको एडी और बीसी का मतलब पता होगा, ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूं, ठीक है, एक जनरल नॉलेज के लिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आगे जब हम किसी चीज का टाइमलाइन जानेंगे ना, तो हमें ये चीजें बार बार मिलेंगी, एडी मिलेंगे, बीसी मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए आपको यहां पर ईयर्स के साथ बीसी लगा हुआ मिल सकता है आपको, एडी लगा हुआ मिल सकता है आपको, या फिर कभी कभी आप देखोगे सीई लिखा हुआ रहता है, ठीक है, और फिर कभी कभी आप देखोगे कि बीसीई लिखा हुआ रहता है। तो इसका मतलब क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। वैसे देखा जाए तो जो भी ईयर्स हैं, अब जैसे मान के चलो कि इस पॉइंट पे हम मान के चलते हैं कि यहां पर जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, और जीसस क्राइस्ट के जन्म के जो बाद वाले ईयर्स हैं इन्हें हम एडी के नाम से जानते हैं, और जीसस क्राइस्ट के जन्म के जो पहले वाले जो ईयर्स हैं, जो पहले वाले समय हैं, इन्हें हम बीसी के नाम से जानते हैं, ठीक है। बीसी का मतलब हो गया बिफोर क्राइस्ट, और एडी का मतलब हो गया एनो डोमिनाई, जिसका मतलब होता है आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। बात समझ में आ रही है। तो जो लोग क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, वे लोग जब भी, जो लोग क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, वे लोग कभी भी अगर ईयर्स को मेंशन करेंगे, और वैसे ईयर्स जो कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले वाली ईयर्स है, उनके लिए क्या लिखेंगे, वे बीसी लिखेंगे, मतलब बिफोर क्राइस्ट लिखेंगे। और जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद वाले जो ईयर्स है, उनके लिए क्या लिखेंगे, एडी लिखेंगे। और ये बीसी या एडी कौन जनरली लिखते हैं, जिनका क्रिश्चियनिटी में बिलीफ है। और जो लोग क्रिश्चियनिटी में बिलीफ नहीं रखते हैं, वे लोग इसी चीज को, जो कि जीसस क्राइस्ट के पहले वाले, इनके जन्म के पहले वाले जो ईयर्स हैं, उनके लिए ये लोग क्या लिखेंगे, बीसीई। बीसीई, तो बीसीई का मतलब हो गया बिफोर कॉमन एरा, और इसके बाद वाले जो ईयर्स हैं, इसके लिए लिखेंगे सीई। सीई का मतलब हो गया कॉमन एरा, ठीक है। तो आप देखोगे कभी कभी एडी के जगह पे सीई लिखा हुआ रहेगा, जिसको कॉमन एरा बोलते हैं, ठीक है, और कभी कभी बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट के जगह पे आपको बीसीई लिखा हुआ रहेगा, जिसको हम बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा। तो ये चीज आपको क्लियर होगा। तो छोटे छोटे जो टर्म होते हैं ना, उसका कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। तो आगे चल करके हम बार बार, हमें कभी कभी होता है कि जब हम कोई चीज पढ़ रहे होते हैं तो उसके साथ बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजी जुड़े हुए रहते हैं कि हम समझ नहीं पाते कि उसका क्या मतलब है, ठीक है। अब इसमें से बहुत सारे लोगों को तो पता होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा, तो मुझे लगता है कि इसको बता देना चाहिए। चलिए, तो वापस हम आते हैं इस पे। तो देखो, सबसे पहला जो पीरियड है इंग्लिश लिटरेचर का, जो सबसे पहला पीरियड है, जो सबसे स्टार्टिंग पीरियड है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं, देखो यहां पर हम इसको पीरियड को, जो मेजर पीरियड है ना, उसको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए बी सी करके हमने यहां पर दर्शाया है। तो यहां पर जो पहला पीरियड है, सबसे पहला पीरियड है, इसे हम क्या बोलते हैं, ओल्ड इंग्लिश पीरियड बोलते हैं। हम इसे क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं, ओल्ड इंग्लिश पीरियड के नाम से जानते हैं, ठीक है। या फिर हम इसे द एंग्लो सैक्सन पीरियड भी बोलते हैं। अब एंग्लो सैक्सन पीरियड क्यों बोलते हैं, क्योंकि उस समय के ब्रिटेन में एंग्लो सैक्सन ने मिलकर, एंग्लो सैक्सन और इनके साथ एक और ट्राइब थे, जूट्स, इन तीनों ट्राइब्स ने मिलकर के, जो कि वेस्ट जर्मनी से आए थे, यहां पर मतलब इनको एक्चुअल में बुलाया गया था, मतलब इन लोगों ने डायरेक्ट अटैक नहीं किया, इन लोगों को इनवाइट किया गया था, ठीक है। आगे हम जब इस पीरियड के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, तो और भी चीजें आपको पता चलेगी, ठीक है। तो इन लोग वहां पर जाकर के फिर राज करने लगे, ठीक है। और इस कारण से ये जो पीरियड है, जिसको हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड बोलते हैं, इसे हम द एंग्लो सैक्सन पीरियड के नाम से भी जानते हैं। इसे हम द एंग्लो सैक्सन पीरियड के नाम से भी जानते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इसका जो पीरियड है, मतलब कहां से स्टार्ट होता है और कहां खत्म होता है,
ठीक है, इसका जो पूरा पीरियड है, पूरा जो ड्यूरेशन है वो कहां से कहां तक है। तो ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि ओल्ड इंग्लिश का पीरियड, ओल्ड इंग्लिश का पीरियड या फिर द एंग्लो सैक्सन का जो पीरियड है उसका पीरियड क्या है, तो 450 एडी से स्टार्ट होता है और आपका 1066 एडी में खत्म हो जाता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड को और हम किस नाम से जानते हैं, तो एंग्लो सैक्सन पीरियड के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रही। और इसके अंदर कोई बहुत बड़ा डिविजन्स नहीं है, तो जिनके अंदर, जिस पीरियड के अंदर हमारा डिविजन्स होंगे तो डिविजन्स को भी हम जान लेंगे। इसके अंदर कोई डिविजन्स नहीं है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि एग्जाम से आपका रिलेटेड होगा। आगे देखिए, तो इसके बाद जो हमारा दूसरा पीरियड आता है, यानी अगर हम बात करें तो 1066 के बाद, इसके बाद से जो हमारा इंग्लिश लिटरेचर का जो पीरियड स्टार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं द मिडिल इंग्लिश पीरियड। इसे हम बोलते हैं, ये हो गया आपका द ओल्ड इंग्लिश पीरियड और ये हो गया आपका द मिडिल इंग्लिश पीरियड, ठीक है। द मिडिल इंग्लिश पीरियड को हम द एंग्लो नॉर्मन पीरियड भी बोलते हैं, एंग्लो नॉर्मन पीरियड भी बोलते हैं। हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस समय एंग्लो सैक्सन पे जो हमला किए थे, ठीक है, वे थे नॉर्मन लोग थे, ठीक है, नॉर्मन लोग थे जो कि फ्रांस से आए थे। तो इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, नॉर्मन लोगों के बारे में भी पढ़ेंगे, है ना। तो इस कारण से मिडिल इंग्लिश पीरियड को एंग्लो नॉर्मन पीरियड भी कहा जाता है, ठीक है। तो मिडिल इंग्लिश पीरियड को ही हम आपको क्या बोलते हैं, एंग्लो नॉर्मन पीरियड भी बोलते हैं। तो इसका पीरियड क्या है, इसका स्टार्टिंग ईयर क्या है, 1066 से कब तक है, 1500 तक। तो एक बात ध्यान रखिएगा, देखो ये जो कालखंड दिया हुआ है, जो बगल में जो ईयर्स दिए हुए, कब से स्टार्ट होकर कब से लेकर कब तक, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और आप 2-3 बार आप इसको देख लोगे ना, ठीक है। पीडीएफ तो मैं खैर मतलब आपके ऐप में पीडीएफ आपके आ ही जाएंगे, तो पीडीएफ आप बाद में इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर आपको व्यू का ऑप्शन रहेगा तो व्यू करके इसको 2-3 बार देख लेंगे तो आपको ये सारे पीरियड याद हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि पीरियड से क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो मिडिल इंग्लिश के अंदर अगर हम इसका डिवीजन करें, मिडिल इंग्लिश का जो पीरियड है या फिर द एंग्लो नॉर्मन का पीरियड है, इसका हम डिविजन अगर करें तो इसको हम 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। अब ये 3 तरीका क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो पहला जो होगा हमारा, इसको हम कहेंगे अर्ली मिडिल पीरियड बोलेंगे या फिर एंग्लो नॉर्मन पीरियड बोलेंगे। तो वास्तव में जो एंग्लो नॉर्मन पीरियड है, ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे कि पूरा के पूरा 1066 से लेकर, ठीक है, 1500 तक पूरा एंग्लो नॉर्मन ही पीरियड था, ठीक है। लेकिन हाँ, इसी के अंदर ये फॉल करते हैं आपका एंग्लो नॉर्मन पीरियड भी, ठीक है। तो इस कारण से हम मिडिल इंग्लिश में इसको रखते हैं और इसे हम मिडिल इंग्लिश को एंग्लो नॉर्मन पीरियड भी कहते हैं। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए कि एंग्लो नॉर्मन पीरियड कब से कब तक था, जिसको हम अर्ली मिडिल भी बोलते हैं, जिसको हम अर्ली मिडिल मतलब उस समय मिडिल पीरियड की शुरुआत ही हुई थी। तो ये 1066 से लेकर के 1340 और 1340 के बाद किनका आगमन होता है, तो जेफरी चाउसर का, ठीक है, जिन्हें हम फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी बोलते हैं, ठीक है। जेफरी चाउसर को हम फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी बोलते हैं और इनका बहुत ही फेमस वर्क्स है, क्या नाम है उनका, द कैंटरबरी टेल्स, ठीक है। तो कैंटरबरी टेल्स किनके द्वारा लिखा गया, चाउसर के द्वारा, जेफरी चाउसर के द्वारा। तो आपका अर्ली मिडिल पीरियड जो है 1066 से लेकर 1340 तक, और 1314 में एंट्री कौन लेते हैं, जेफरी चाउसर, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ओके। और इनका जो फिर इसी मिडिल एज के अंदर जो इनका जो कालखंड चलता है वो 1340 से लेकर के आपका 1400 तक। और उसके बाद हम इसको अगर थर्ड डिवीजन की बात करें तो इसका थर्ड डिवीजन हो जाएगा द लेट मिडिल इंग्लिश पीरियड, यानी बाद वाले पीरियड, यानी मिडिल इंग्लिश के लास्ट वाले पीरियड, ठीक है, जिसका टाइमिंग की अगर हम बात करें तो पूरा के पूरा 100 साल का है, 1400 से 1500 तक। बात समझ में आ रही है? चलो आगे देखते हैं। इसके बाद आता है रेनेसांस। रेनेसांस के बारे में आपने सुना होगा, जिसको हम हिंदी में पुनर्जागरण बोलते हैं। इसके लिए एक और वर्ड है रीबर्थ, यानी फिर से जन्म लेना। इसका मतलब पहले से हम लोग सोए हुए थे, ठीक है,
तो इसका एक्चुअल मतलब भी हम समझेंगे जब इस पीरियड के हम जब थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो रेनेसांस को हम अर्ली मॉडर्न पीरियड भी बोलते हैं। रेनेसांस पीरियड को हम अर्ली मॉडर्न पीरियड भी बोलते हैं, जो कि 1500 से शुरू होकर के 1660 तक चलता है। बात समझ में आ रही है? अब एक्चुअल में देखा जाए तो इसके अंदर जब हम डिविजन्स करें रेनेसांस पीरियड को या फिर अर्ली मॉडर्न पीरियड को, अगर हम डिवीजन में अगर बांटे हम इसको, तो इसमें सबसे पहले होता है द अर्ली रेनेसांस पीरियड। ठीक है, अर्ली रेनेसांस। देखो होता है क्या है रेनेसांस का, थोड़ा सा मैं मतलब बता देता हूं, हालांकि हम लोग जानेंगे लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं। देखिए सिंपल सी बात क्या है कि जब लोग जाग गए मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि एक समय से मतलब पूरे किसी समय में कुछ भी विकास नहीं हो रहा, ना तो लिटरेचर के लेवल पे हो रहा, ना तो आपका कुछ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा, ना फिर आपका कहीं आर्ट एंड कल्चर में कुछ आगे कुछ ग्रोथ हो रहा। तो जब एक ही जैसे चीज चली आ रही है, कुछ में भी ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो अब अचानक से जाकर के लोग जो है तरह तरह की चीजों को एक्सप्लोर करने लगे। उसके बाद बहुत सारे जो सेक्टर्स है, बहुत सारे जो चीज है, उसमें क्या आ जाए, उसमें ग्रोथ आने लगे। ठीक है, तो एक तरह से हम कहते हैं कि पहले के जो लोग थे ना, बहुत ज्यादा मतलब रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट थे। तो लोग धर्म में ज्यादा विश्वास रखते थे, लोगों का साइंस के प्रति, हाँ साइंस भी हो सकता है, इंडस्ट्री भी हम मतलब लगा सकते हैं। ठीक है, मेडिसिन में इतना तरक्की कर सकते हैं, लिटरेचर में हम इतना तरक्की कर सकते हैं। लोगों का दिमाग उतना नहीं जाता था, लोग केवल पहले उससे के पहले जो लिटरेचर लिखे जाते थे वो ज्यादातर धर्म से ही रिलेटेड होते थे। ठीक है, लेकिन और भी तरह तरह की चीजों को जो एक्सप्लोरेशन हुआ, ये आपका रेनेसांस के टाइम पे हुआ। एक होता है कि आपके जीवन में कुछ भी एक जैसा मोनोटोनस लाइफ चल रहा है, आपके जीवन में कुछ नया नहीं हो रहा है, कुछ बदलाव नहीं हो रहा है, और अचानक से आपके जीवन में बदलाव आ जाता है, वहां से टर्निंग पॉइंट आता है और आप बिल्कुल पीक पे, हाइट पे पहुंच जाते हैं। यानी आपके लाइफ में, आपके जीवन में पुनर्जागरण हो गया। ठीक है, रीबर्थ हो गया। तो बहुत बड़े बड़े बदलाव देखे गए, है ना। तो रेनेसांस को ऐसा माना जाता है कि इटली की फ्लोरेंस शहर से स्टार्ट हुआ था 1453 से, है ना। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, द अर्ली रेनेसांस पीरियड बोलेंगे। और द अर्ली रेनेसांस पीरियड का जो टाइम होगा वो कब से कब तक होगा, 1453 से लेकर के 1558। ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम बात करें तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो अर्ली रेनेसांस पीरियड है, इसको हम बर्थ ऑफ रेनेसांस भी बोल सकते हैं। कि कोई भी चीज आता है तो उसका पहले क्या होता है, जन्म होता है, बर्थ होता है। ठीक है, फिर वो अपने चाइल्डहुड में जाता है, फिर उसका एक यंग एज आता है, और फिर क्या होता है, उसका डिक्लाइन हो जाता है। तो रेनेसांस का अगर वास्तव में अगर हम बर्थ वाला पीरियड बोले, जिसको हम अर्ली रेनेसांस भी बोलते हैं, तो वो कहां से स्टार्ट होता है, 1453 से लेकर के 1558 तक। ठीक है, उसके बाद आता है एलिजाबेथन एज, जिन्हें हम द एज ऑफ शेक्सपियर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी के अंदर, रेनेसांस पीरियड के अंदर ही हमारा जो सेकंड डिवीजन है, ये आपका एलिजाबेथन एज का है। भाई अब इसका नाम एलिजाबेथन एज क्यों पड़ा, क्योंकि उस समय क्वीन एलिजाबेथ वहां पर शासन कर रही थी, महारानी एलिजाबेथ। और इसी पीरियड को हम, मतलब इसी एज को हम एज ऑफ शेक्सपियर क्यों बोलते हैं, तो सिंपल सी बात है, किसी भी टाइम पे, किसी भी पीरियड में जो राइटर, जो ऑथर, जो पोएट, जो सबसे प्रोमिनेंट थे, डोमिनेंट थे, मतलब जिनका ज्यादा गुणगान हो रहा था, जिन्होंने ज्यादा मतलब वर्क्स लिखे। ठीक है, तो जिस पीरियड में जो राइटर सबसे ज्यादा डोमिनेंट हो, सबसे ज्यादा फेमस हो, तो वो जो युग है ना, वो उनके युग से भी जाना जाता है। तो इसलिए अगर हम शेक्सपियर की बात करें तो शेक्सपियर एलिजाबेथन के टाइम में एक बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर थे, और इसलिए एलिजाबेथन एज को हम द एज ऑफ शेक्सपियर भी बोलते हैं, जिनका टाइम क्या है 1558 से लेकर 1603। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको। आगे देखिए, बात करेंगे, आगे आता है जैकोबियन एज। अब एक तरह से देखो, कहीं ना कहीं हम तो यहां पर इंग्लिश लिटरेचर का टाइमलाइन तो जान ही रहे, साथ ही साथ हम ये भी जान रहे हैं कि जब हम पढ़ेंगे तो ऐसे ही हम स्टार्ट करेंगे। अगर सारी चीजों को हम लिटरेचर को अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो ऐसे ही हम स्टार्ट करेंगे, है ना,
ओल्ड इंग्लिश के बारे में जानेंगे, फिर मिडिल इंग्लिश के बारे में जानेंगे, फिर रिनेसेंस के बारे में जानेंगे, इसके अंदर जो पीरियड है इनके बारे में जानेंगे, है ना। तो उसके बाद जो रेनेसांस के अंदर जो थर्ड डिवीजन हमारा आता है, ये आता है जैकोबियन एज का, जिसको हम एज ऑफ जॉन डन भी बोलते हैं। जॉन डन जो कि मेटाफिजिकल पोएट्री के लिए फेमस है ना। अब इनको जैकोबियन एज क्यों बोलते हैं? अब ध्यान दीजिएगा, इस समय जेम्स फर्स्ट यहां के रूलर थे, जेम्स फर्स्ट। अब आपको पता होना चाहिए जेम्स जो वर्ड है ना, ये जेम्स जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड जैकोबस, लैटिन एक वर्ड है जैकोबस, ठीक है, लैटिन का एक वर्ड है जैकोबस। तो जैकोबस लैटिन में है और इसी जैकोबस वर्ड से क्या बना? जेम्स बना, ठीक है। तो किंग जेम्स फर्स्ट जो थे, ठीक है, इन्हीं के नाम पे ये एज का नाम पड़ा। क्या? देखिए अक्सर आप देखोगे एज का नाम किससे पड़ा, या तो एज का नाम कोई फेमस प्रोमिनेंट ऑथर है उनके नाम से उस एज का नाम पड़ा, या फिर कोई रूलर, ठीक है, राजा या रानी के नाम पे पड़ा। ओके, तो इन्हीं के नाम पे पड़ा जैकोबियन एज। तो भाई सर जेम्स एज क्यों नहीं बोले? क्योंकि जेम्स वर्ड का भी जन्म हुआ किससे? जैकोबस से हुआ। जैकोबस एक लैटिन वर्ड है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा क्या? जैकोबियन एज। और जैकोबियन एज में एक जो प्रोमिनेंट फिगर थे वे थे जॉन डन, जो कि मेटाफिजिकल पोएट्री के लिए फेमस है, ठीक है। तो इस एज को, जैकोबियन एज को हम एज ऑफ जॉन डन भी बोलते हैं, जो कि जिसका पीरियड है 1603 से लेकर के 1625, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, सारे पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, आपको इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। जब मैं एमसीक्यू कराऊंगा ना, तो यहां से भी आपके क्वेश्चंस बहुत सारे बनेंगे कि जैकोबियन एज कहां से कहां तक था, ठीक है, आपका मॉडर्न पीरियड कहां से कहां तक था। तो ये सब चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा। आगे देखिए, अगला है कैरोलिन एज। कैरोलिन एज, अब कैरोलिन एज में देखो क्या है, हाँ, कैरोलिन एज जो है ना, इनका नाम, ये कैरोलिन एज क्यों पड़ा? तो चार्ल्स फर्स्ट किंग जो है ना, चार्ल्स फर्स्ट अब चार्ल्स फर्स्ट का इस समय रेन था यहां पर। और चार्ल्स, देखो ये जो वर्ड चार्ल्स है ना, ये भी आपका लैटिन का एक वर्ड है कैरोलस, लैटिन का एक वर्ड है कैरोलस। तो लैटिन का जो वर्ड कैरोलस है, यहीं से चार्ल्स वर्ड का जन्म हुआ। लैटिन का जो वर्ड कैरोलस है, यहीं से चार्ल्स वर्ड का जन्म हुआ। और चार्ल्स फर्स्ट क्या थे? वहां के राजा थे, ठीक है। मोनार्की सिस्टम चल रहा था, तो भाई मोनार्की सिस्टम में राजा और रानी होंगे शासन करने वाले, है ना। तो चार्ल्स फर्स्ट यानी चार्ल्स वर्ड का जन्म लैटिन वर्ड्स के कैरोलस से हुआ है, और इस कारण से इस एज का नाम क्या पड़ा? कैरोलिन। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? कैरोलिन एज। और कैरोलिन एज का जो पीरियड है ये है 1625 से लेकर 1649 तक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पर नोट करना है। देखिए, अगर हम कैरोलिन एज की बात करें तो उसके बाद आता है आपका पांचवा जो डिवीजन है, ये कॉमनवेल्थ पीरियड है। कॉमनवेल्थ पीरियड, अब एक्चुअल में हुआ क्या था कि जो इस समय कैरोलिन एज में आपके किंग चार्ल्स फर्स्ट जो कि वहां के शासक थे, इनका एक्सिक्यूशन किया गया। मतलब इनको सजा दिया गया, इनको मृत्यु की सजा दी गई, है ना। अब कोई ना कोई करप्शन का चार्ज इनके ऊपर लगा था, इस कारण से इनके ऊपर, मतलब इनको एग्जीक्यूट किया गया था, ठीक है। तो उसके बाद जो वहां का पॉलिटिकल सिस्टम होता है इंग्लैंड का, वो होता है कॉमनवेल्थ पीरियड। तो कॉमनवेल्थ जो पीरियड है ना, कॉमनवेल्थ एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है रूल करने का, जैसे आज के समय में डेमोक्रेसी है ना, तो वैसे ही जहां पर राजा नहीं बल्कि पार्लियामेंट से सरकार चलाए जाएंगे, कॉमनवेल्थ पीरियड, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम पड़ा कॉमनवेल्थ पीरियड, क्योंकि इस समय ये जो टाइम है ना, इस समय टाइम जो है 1649 से 1660 तक, ये आपका लगभग 11 साल का जो समय, 11 ईयर्स का जो टाइम है, यहां पर कोई भी राजा नहीं हुए, कोई भी राजा या रानी नहीं थे शासन करने के लिए, ब्रिटेन के ऊपर शासन करने के लिए, ठीक है। तो कहने का मतलब है, तो यहां पर क्योंकि जो राजा थे इससे पहले, जो मोनार्की सिस्टम था इससे पहले का, चार्ल्स फर्स्ट, उनको मृत्यु की सजा दे दी गई किसी करप्शन के चार्ज में, ठीक है। और उसके बाद आया कॉमनवेल्थ पीरियड। तो कॉमनवेल्थ पीरियड में
मोनार्की सिस्टम नहीं चल रहा था वहां पर, है ना, और शासन का व्यवस्था पार्लियामेंट से हो रही थी। तो इस समय कॉमनवेल्थ में एक लॉर्ड प्रोटेक्टर होते थे, तो जिनमें कौन थे, आपके क्रॉमवेल थे, ठीक है, आपका क्रॉमवेल थे। तो क्रॉमवेल बाद में फिर क्या हुआ, इसके बाद हम जानेंगे, इसके बाद रेस्टोरेशन पीरियड आता है, मतलब न्यू क्लासिकल पीरियड में। लेकिन एक बात यहां पर नोट करने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखिएगा। अगर हम कैरोलिन एज की बात करें, ध्यान दीजिएगा, तो कैरोलिन एज और कॉमनवेल्थ पीरियड, कैरोलिन एज और कॉमनवेल्थ पीरियड के बीच में एक और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड है, या एज आप कहें, जिसको बोलते हैं द प्यूरिटन एज। द प्यूरिटन एज, द प्यूरिटन एज, या फिर प्यूरिटन एज को हम द एज ऑफ मिल्टन भी बोलते हैं, द एज ऑफ हम मिल्टन भी बोलते हैं। और एक बात मैं आपको बता देता हूं, ये जो बात हो रही है जहां पर ये स्टार लगाया गया, द प्यूरिटन एज या फिर द एज ऑफ मिल्टन, ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड है। प्रीवियसली कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो ये पीरियड आप बिल्कुल पता रखिएगा कि प्यूरिटन एज या फिर द एज ऑफ मिल्टन का पीरियड क्या है। तो 1625 से 1660 तक, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड है, ध्यान में रखिएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये जो पीरियड है ना, ये कैरोलिन पीरियड और कॉमनवेल्थ पीरियड के बीच में आता है। क्यों बीच में आता है? क्योंकि देखो, कैरोलिन पीरियड आपका स्टार्ट कहां से होता है, 1625 से, और प्यूरिटन एज या फिर द एज ऑफ मिल्टन भी 1625 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये प्यूरिटन एज कब तक चल रहा है, साइड बाय साइड कॉमनवेल्थ के साथ ही साथ ये भी आपका चल रहा है 1660 तक। बात समझ में आ रही है? तो इसको नजरअंदाज नहीं करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पीरियड है आपका प्यूरिटन एज या फिर एज ऑफ मिल्टन का, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो यहां से हमारा रेनेसांस पीरियड हमारा हो जाता है कंप्लीट। अब आगे देखते हैं हम, आगे हमारा कौन सा पीरियड हमें जानना है। तो आगे आता है द नियो क्लासिकल पीरियड, द नियो क्लासिकल पीरियड, ओके। तो द नियो क्लासिकल पीरियड, अब देखो ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हमने बताया कि इंग्लिश का जो स्टार्ट कहां से होता है, आपका 450 एडी से, या कंप्लीट को मिलाकर के हम 5th सेंचुरी भी बोल सकते हैं, 5th सेंचुरी एडी भी बोल सकते हैं हम, है ना। तो एक बात ध्यान देंगे, तो इसके पहले जब वास्तव में इंग्लिश लिटरेचर का स्टार्ट हुआ, उसके पहले भी दुनिया में लिटरेचर चल रही थी, ऐसा कि लिटरेचर नहीं चल रही थी, तो उसे हम क्लासिकल लिटरेचर के नाम से जानते थे। और क्लासिकल लिटरेचर में, वैसे तो पूरा इसके पहले का लिटरेचर मतलब पूरा वर्ल्ड का लिटरेचर, केवल इंग्लिश लिटरेचर नहीं, ठीक है। और उस वर्ल्ड के लिटरेचर में हम बोले तो उसमें ग्रीक लिटरेचर और रोमन लिटरेचर बहुत ही फेमस थे। और उस समय के लिटरेचर को हम क्लासिकल लिटरेचर भी बोलते थे, क्लासिकल पीरियड या क्लासिकल लिटरेचर बोलते थे। और उसमें तरह तरह के रूल्स थे कि कैरेक्टर्स कैसे बनाए जाने चाहिए, प्लॉट कैसा होना चाहिए, मतलब होता है ना कि एक सेट ऑफ रूल्स होता है, उसी के अकॉर्डिंग उसी पैटर्न में आपको फॉलो करने, आने वाले समय भी में वही ट्रेडिशन लोग फॉलो करेंगे। लेकिन क्या है ना कि अचानक से लोगों के अंदर एक होता है ना कि आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले आपके लाइफ में कोई ट्रेंड था। कोई ट्रेंड कहने का मतलब है कि आपके फैमिली में एक ट्रेंड था कि भाई हम लोग को वीकेंड पे मूवी देखने चलना है, और वो ट्रेंड किसी दिन के किसी कुछ साल के बाद खत्म हो गया। मतलब 10 साल पहले की बात मैं बता रहा हूं कि आप लोगों के फैमिली में एक ट्रेंड था कि हम लोग वीकेंड पे पूरा फैमिली मूवी देखने जाएंगे, ठीक है। और हुआ क्या, फिर किसी कारणवश वो ट्रेंड चला 1-2 साल, फिर खत्म हो गया वो ट्रेंड, और फिर 10 साल से वो ट्रेंड नहीं चल रहा है। और फिर अचानक में फैमिली के किसी मेंबर में एक आइडिया आया कि हम लोग का जो पुराना ट्रेंड था 10 साल पहले, उस ट्रेंड को हम फिर से स्टार्ट करते हैं, यानी फिर से अब हम लोग उसको रिवाइव करने का कोशिश करते हैं, ठीक है, उसको एक नया नाम दे देंगे। तो क्लासिकल पीरियड जो था वो वास्तव में ओल्ड इंग्लिश के पहले का था, ठीक है, जिसमें ग्रीक लिटरेचर और आपके रोमन लिटरेचर आते हैं। वैसे तो पूरा वर्ल्ड का लिटरेचर आता है, लेकिन जो सबसे, अगर हम इंग्लिश लिटरेचर से अगर रिलेट करके देखें तो हमें ग्रीक लिटरेचर और रोमन लिटरेचर के बारे में जानना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बाद में फिर मॉडर्न एज में भी आकर के ग्रीक लिटरेचर, रोमन लिटरेचर का भी बहुत इन्फ्लुएंस रहा है आपके इंग्लिश लिटरेचर पे। तो क्लासिकल लिटरेचर, तो अब लोग बोले कि हम लोग कहें ना क्लासिकल लिटरेचर को क्या करेंगे, फिर से रिवाइव करेंगे। अब तरह तरह के इसमें ऑथर्स आए, पोएट्स आए,
और इन लोग भी अपना रूल्स बताने लगे कि हाँ भाई ये प्लॉट ऐसे बनना चाहिए, ठीक है, आपके स्टैंजर्स ऐसे होना चाहिए, कैरेक्टर ऐसे होना चाहिए। तो तरह तरह के रूल्स लोग बनाने लगे। तो कहने का मतलब है ना, ये नियो क्लासिकल पीरियड है, इसको हम सूडो क्लासिकल पीरियड भी बोलते हैं या फिर फेक फॉल्स क्लासिकल पीरियड भी बोलते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस समय के राइटर्स वो पुराना जो ट्रेंड था प्राचीन समय का, उसको थोड़ा सा रिवाइव करने का कोशिश किया नए तरीके से। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, नियो क्लासिकल पीरियड। बात समझ में आ रही है ना। तो देखिए नियो क्लासिकल पीरियड की अगर हम बात करें तो इसका टाइम देखो, इसका कालखंड क्या है, 1660 से लेकर के 1798। ओके, तो इसका अगर हम डिवीजन पे बात करें तो पहला डिवीजन होता है द रेस्टोरेशन पीरियड। द रेस्टोरेशन पीरियड, ठीक है। इसका देखो रेस्टोरेशन पीरियड, अब रेस्टोरेशन पीरियड को हम द एज ऑफ ड्राइडेन भी बोलते हैं। बहुत ही फेमस फिगर है, ठीक है, ड्राइडेन, द एज ऑफ ड्राइडेन भी बोलते हैं। द रेस्टोरेशन पीरियड को हम एज ऑफ ड्राइडेन भी बोलते हैं। अब एक बात मैं आप लोगों को बताता हूं, इसका नाम रेस्टोरेशन क्यों पड़ा। देखो रिस्टोर एक वर्ड होता है, रिस्टोर। रिस्टोर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को फिर से सही करना या फिर ब्रिंग बैक करना, वापस लाना, ठीक है, वापस लाना, टू ब्रिंग बैक, रिस्टोर का मतलब यानी चीजों को फिर से बहाल करना। तो इसी रिस्टोर वर्ड से बना रेस्टोरेशन। तो भाई किस चीज को ब्रिंग बैक किया गया, तो मोनार्की सिस्टम को ब्रिंग बैक किया गया। आपको पता है कि चार्ल्स फर्स्ट को बिहेड कर दिया गया था, है ना। उसके बाद फिर कॉमनवेल्थ पीरियड आया जिसमें आपका वो एक डिफरेंट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था शासन करने का, और उस समय उस 11 साल का जो टाइम था उसमें कोई राजा या रानी नहीं थे, मोनार्की सिस्टम नहीं था। तो वापस से इसको रिवाइव करने का कोशिश किया, मतलब मोनार्की को फिर से लाया गया, मोनार्की को फिर से रिस्टोर किया गया, ठीक है। और उसमें जब रिस्टोर किया गया तो चार्ल्स सेकंड आए, रिस्टोर किया गया मोनार्की सिस्टम को तो चार्ल्स सेकंड आए, ठीक है। तो इस कारण से इसका नाम पड़ा रेस्टोरेशन पीरियड, क्योंकि मोनार्की को फिर से रिस्टोर किया गया, ठीक है। तो द रेस्टोरेशन पीरियड को हम द एज ऑफ ड्राइडेन भी बोलते हैं। आगे देखिए, इसका अगला जो डिवीजन है यह है द ऑगस्टन एज, या फिर हम इसको द एज ऑफ पोप भी बोलते हैं। एज ऑफ पोप का मतलब एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप, एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप, ठीक है, हाँ। तो इसका जो पीरियड है ऑगस्टन एज का, ये है 1700 से, क्योंकि ये वाला जो रेस्टोरेशन पीरियड है ये 1700 तक चलता है। तो 1700 के बाद स्टार्ट होता है द ऑगस्टन या फिर द एज ऑफ पोप स्टार्ट होता है, जो कि चलता है आपका 1745 तक, देखेंगे। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आ जाता है द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, और इसको हम ट्रांजिशनल पीरियड भी बोलते हैं। ट्रांजिशनल पीरियड मतलब इस पीरियड में बहुत कुछ चीजों का बदलाव हो रहा था, ट्रांजिशन हो रहा था, ठीक है। इसको हम क्या क्या बोलते हैं, द एज ऑफ सेंसिबिलिटी। लोग अपने सेंस का बहुत ज्यादा यूज कर रहे थे, अपने रीजन का बहुत ज्यादा यूज कर रहे थे, ठीक है। ट्रांजिशनल पीरियड बहुत तरह की चीजें बदलाव हो रही थी यहां पर। या फिर इसको हम बोलेंगे द एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन, या फिर ऐसे भी पूछ देंगे कि डॉक्टर जॉनसन किस एज में थे, तो भाई एज ऑफ सेंसिबिलिटी में थे या ट्रांजिशनल पीरियड में थे, ठीक है। तो ये सारा चीज देखो, एक पीरियड को हम और किस नाम से जान सकते हैं, ये सभी चीजों को मैंने बगल बगल में मेंशन कर दिया, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी बनाए जा सकते हैं और लिटरली ऐसे क्वेश्चंस बनाए गए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद क्या आता है, द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, जिसको हम द ट्रांजिशनल पीरियड भी बोलते हैं या फिर द एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन बोलते हैं, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इसी एज को, इसी पीरियड को किसी ने कहा है द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन, द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। अब ये किसने कहा है, ठीक है, ये किसने कहा है कि द एज ऑफ सेंसिबिलिटी या जो ट्रांजिशनल पीरियड है, ठीक है, या द एज ऑफ जॉनसन है, किसी ने कहा है कि ये जो एज है ना, ये द एज ऑफ, ठीक है, द प्रोज एंड रीजन, किसी ने कहा है कि ये जो है द एज ऑफ, ठीक है, यहां देखो एज छूट गया ना, द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन, द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। अब देखो ये किसने कहा, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, ये किसने कहा, तो ये
कहने वाले जो व्यक्ति हैं ये है मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड, ये बात किसने कहा? मैथ्यू अर्नोल्ड ने। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि ट्रांजिशनल पीरियड को या फिर द एज ऑफ सेंसिबिलिटी को द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन किसने कहा? तो इस बात को किसने कही? ये मैथ्यू अर्नोल्ड ने कही। ठीक है, तो ऐसा क्यों कहे मैथ्यू अर्नोल्ड? मतलब इस एज को प्रोज वाले एज क्यों बोले? आपको तो पता ही है, लिटरेचर का दो बेसिक फॉर्म होता है, प्रोज और पोएट्री। और भी फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, लेकिन ये प्रोज और पोएट्री बेसिक फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा पीरियड था जिस समय नो गुड पोएट्री वॉज रिटन। इस समय कोई भी ढंग का पोएट्री नहीं लिखा गया। पोएट्री तो लिखा ही नहीं गया था, और लिखा भी गया था तो कोई भी ढंग का पोएट्री नहीं लिखा गया था। हाँ, प्रोज पे काम चले थे, लेकिन पोएट्री पे काम ना के बराबर हुए थे। और पोएट्री, इस समय के जो राइटर थे ना, पोएट्री अगर लिखे भी थे तो वो अच्छे पोएट्री नहीं थे। मतलब मेनली यहां पर प्रोज को ज्यादा देखा गया। ठीक है, और लोग देखिए, पोएट्री का मतलब क्या हो गया? ध्यान दीजिएगा, पोएट्री का मतलब हो गया कि इमेजिनेशन। तो लोग अब इमेजिनेशन पे कम और अपने रीजन, अपने बुद्धि पे ज्यादा ध्यान दे रहे थे। इसलिए मैथ्यू अर्नोल्ड बोलते हैं कि ये जो समय रहा है ये प्रोज और रीजन का समय रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इसका टाइमिंग क्या है? 1700 से 1798 तक। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है द रोमांटिक पीरियड। तो रोमांटिक पीरियड एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो मैथ्यू अर्नोल्ड ने जो बात कही कि ये जो टाइम है एज ऑफ सेंसिबिलिटी, ये आपका मतलब एज ऑफ प्रोज और रीजन है। तो प्रोज और रीजन का मतलब हम समझ सकते हैं, लोग इमेजिनेशन पे कम और अपने बुद्धि पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद आता है रोमांटिक पीरियड। और रोमांटिक वर्ड का भी कहीं ना कहीं लेना देना है इमेजिनेशन से। रोमांटिक वर्ड का भी मतलब होता है इमेजिनेशन से इसका लेना देना। तो एक तरह से हम कह सकते हैं, अरे भाई इतनी लंबी लकीर क्यों बना दिया आप, वॉल ऑफ चाइना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक तरह से रोमांटिक पीरियड में फिर से इमेजिनेशन को वापस लाने का कोशिश किया गया। ठीक है, अब इसके बाद देखा गया कि फिर से अच्छे राइटर्स थे, अच्छे राइटर्स आए और अच्छे पोएम्स लिखे गए। अब देखो, अब हम रोमांटिक पीरियड की बात करें तो इसका कोई हम डिविजन्स नहीं बना सकते, कोई ऐसा कोई डिविजन्स यहां नहीं है। लेकिन हाँ, रोमांटिक पीरियड में जो एक फेमस पोएट थे, बहुत ही फेमस पोएट थे, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो रोमांटिक पीरियड को हम द एज ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ भी कहते हैं। रोमांटिक पीरियड को हम द एज ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ भी कहते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और एक तरह से कहा जाता है कि रोमांटिक पीरियड का जो स्टार्ट है ना, रोमांटिक पीरियड का जो आगाज है वो किससे हुआ? एक फेमस वर्क्स है लिरिकल बैलेड्स। तो लिरिकल बैलेड्स किसने लिखे हैं? लिरिकल बैलेड विलियम वर्ड्सवर्थ, और विलियम वर्ड्सवर्थ अपने मित्र, अपने फ्रेंड सैमुअल टेलर कॉलरिज के साथ, यानी एसटी कॉलरिज के साथ मिलकर के लिखे लिरिकल बैलेड्स। लिरिकल बैलेड्स के बारे में आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि एक बहुत ही फेमस वर्क्स है विलियम वर्ड्सवर्थ और एसटी कॉलरिज के द्वारा। और यहां से क्वेश्चंस आते भी और क्वेश्चंस ऐसे भी बन जाएंगे। ठीक है, कि लिरिकल बैलेड्स किस पीरियड में लिखा गया? तो आपको ध्यान रखना है रोमांटिक पीरियड में। और लिरिकल बैलेड से मतलब एक तरह से कह सकते हैं रोमांटिक पीरियड की शुरुआत हो गई। बात समझ में आ रही है? तो रोमांटिक पीरियड का जो टाइमिंग है ये 1798 से 1837। अब यहां पर कुछ लोग 32 भी बताते हैं और अलग अलग तरह की चीजें बताते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना 1837। ठीक है, तो भले ही इसके अंदर कोई डिविजन्स नहीं है, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने बताया जहां पर ध्यान रखिएगा, वहां से क्वेश्चंस बनते हैं। कि रोमांटिक पीरियड को एज ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ भी कहते हैं। और रोमांटिक पीरियड का स्टार्ट किस चीज से हो जाता है? लिरिकल बैलेड से। लिरिकल बैलेड्स किसने लिखा? विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा, अपने साथी, अपने मित्र एसटी कॉलरिज के साथ मिलकर के इसको लिखे। ठीक है, आगे देखिएगा। अब आगे इसके बाद आता है द विक्टोरियन पीरियड। जब गद्दी पे कौन बैठी? क्वीन विक्टोरिया। ठीक है, तो क्वीन विक्टोरिया के नाम पे ही पड़ा ये इस पीरियड का नाम द विक्टोरियन पीरियड, जो कि स्टार्ट होता है 1837 से और चलता है कब? 1901 तक। 1901 तक। ठीक है,
अब देखो इसे हम बोलते हैं एज ऑफ अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन भी बोलते हैं। इस एज को, विक्टोरियन एज को हम एज ऑफ अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन एज भी बोलते हैं। और ये ऐसा क्यों पड़ रहा है? क्योंकि जिस पीरियड में, जिस कालखंड में जो ऑथर ज्यादा फेमस रहेंगे, ज्यादा प्रोमिनेंट रहेंगे, उनके नाम से भी जाना जाएगा कि वो उनका युग था। ठीक है, बात समझ में आ रही है? देखो उसके बाद अगर हम बात करें इसी के अंदर जो डिविजन्स है, मेजरली दो डिविजन्स हैं। एक तो है द प्री रेफेलाइट्स, ठीक है, द प्री रेफेलाइट्स पीरियड। तो प्री रेफेलाइट्स पीरियड में आपने ये चीज सुना होगा, ठीक है, आर्ट्स फॉर आर्ट्स सेक, है ना, कला को कला के नजरिए से देखिए, ज्यादा दिमाग उसमें मत लगाइए, है ना। तो इसमें बहुत फेमस हुए थे ये चीज, आर्ट्स फॉर आर्ट्स सेक, आगे पढ़ेंगे हम लोग। ये प्री रेफेलाइट्स पीरियड में हुए थे, ठीक है। उसके बाद आता है द एस्थेटिसिज्म एंड डेकाडेंस, द एस्थेटिसिज्म और डेकाडेंस, ठीक है। तो ये पीरियड जो था आपका 1880 से 1901 तक, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो विक्टोरियन पीरियड हो गया। आगे देखो आता है मॉडर्न पीरियड, द मॉडर्न पीरियड जो कि 1901 से स्टार्ट होकर के 1939 तक, कुछ लोग इसको बोलते हैं 1945 तक, और कुछ लोग यहां तक इसको 1950 भी बोल देते हैं, ठीक है। तो आपको इधर नहीं जाना है, आप ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है, 1939, ओके। तो इसके अगर हम सब डिविजन्स की बात करें तो इसमें दो सब डिवीजन है। एक तो है द एडवर्डियन पीरियड, यानी किंग एडवर्ड के समय का पीरियड, और एक है किंग जॉर्ज के समय का पीरियड, जॉर्जियन पीरियड, ठीक है। तो ये मॉडर्न पीरियड में दो सब डिविजन है जिनको ध्यान रखिएगा। जो कि एडवर्ड का जो पीरियड है वो आपके 1901 से 1910 तक है, और जॉर्जियन पीरियड जो है 1910 से लेकर के 1939। और आपको पता है 39 पे आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है ना, ओके। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए मॉडर्न पीरियड तो हम लोग चलाए, मॉडर्न पीरियड तक हम लोग चलाए, है ना, मॉडर्न पीरियड तक हम लोग चलाए। मॉडर्न पीरियड के बाद होता है पोस्ट मॉडर्न पीरियड, ठीक है, पोस्ट मॉडर्न पीरियड यानी मॉडर्न पीरियड के बाद हम इसको पोस्ट मॉडर्न पीरियड को हम प्रेजेंट डे लिटरेचर भी कह सकते हैं, पोस्ट मॉडर्न पीरियड को हम प्रेजेंट डे लिटरेचर भी कह सकते हैं। तो इसका टाइमिंग क्या है, 1939 से लेकर के अभी तक ये चल रहा है प्रेजेंट में। बात समझ में आ रही है? तो ये सारे आपके पीरियड से टाइमलाइन है, ठीक है, कैसे कैसे इंग्लिश का स्टार्ट हुआ, कौन कौन से पीरियड में चला, हर पीरियड्स के अंदर, हर मेजर पीरियड्स के अंदर सब डिविजन्स थे, सब डिविजन्स के बारे में भी मैंने बताया। और इसी तरीके से जो टाइमलाइन है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग लिटरेचर को फॉलो करते हुए पढ़ने वाले हैं। लेकिन हाँ, हम बहुत ज्यादा, देखिए बहुत सारे वर्क्स है, बहुत सारे ऑथर्स है, बहुत सारे थियरी हैं, इतना डिटेल में पढ़ने के लिए अपने पास टाइम नहीं है, ठीक है। देखिए नए नए चीज़ों को सीखना अच्छी बात है, लेकिन हमारे पास टाइम भी होना चाहिए। हम लोग का हमारा मेन ध्यान है, मेन फोकस है एग्जाम क्रैक करना। एग्जाम क्रैक करने के बाद टीचर बन जाने के बाद हम जिंदगी भर तो पढ़ना ही पढ़ेंगे, तो अभी तो पढ़ाएंगे, है ना, तो वो तो हम करेंगे। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, आप लोगों को मैं थियरी भी कराऊंगा, लेकिन थियरी कम से कम कराऊंगा, समरी करा दूंगा, उसका सिनॉप्सिस करा दूंगा, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर रहेंगे वह सारी चीज मैं आप लोगों के लिए कवर करा दूंगा। और ज्यादातर हम लोग एमसीक्यू पे काम करेंगे या वन लाइनर पे काम करेंगे। और ये सारे मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहेंगे। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो होते हैं ये बहुत सबसे अच्छी सोर्स होती है अगर आप चाहते हैं कि हाँ हमारे पास अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हो। तो इसलिए हम लोग एमसीक्यू पे ज़्यादा काम करने वाले हैं, ठीक है। और ये जो आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, इसको मैं अलग अलग पीरियड वाइज मैं आपको सभी का पीरियड का एक समरी दे दूंगा, और उसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकलेंगे वो भी बता दूंगा। और साथ ही साथ हम लोग एमसीक्यू भी प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसे हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर के बाद जो हमारे फेमस ऑथर्स हैं और उनके वर्क्स हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो एक बात मैं बता देता हूँ कि अगले क्लास में हम लोग अगले क्लास में स्टार्ट करने वाले कहाँ से, हम लोग अगले क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं ओल्ड इंग्लिश पीरियड या फिर एंग्लो सैक्सन पीरियड, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या हुआ था, ठीक है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें निकल करके आएगी जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये सारी चीज हम लोग जानेंगे अगले क्लास में, ठीक है। और ऐसे कर करके जितने भी
मेजर हमारे पीरियड से सभी को हम कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो इतना ही रखते हैं आज के लिए। ठीक है, क्लासेस आपकी होती रहेगी, बीच बीच में ग्रामर भी होगा। ठीक है, ग्रामर का हमने अलग से फोल्डर बना दिया है, आपका वोकैबुलरी का अलग से फोल्डर है, लिटरेचर का अलग से फोल्डर है। ठीक है, चलिए तो फिर मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।